हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं केस ट्रांजैक्शन और फिशर इक्वेशन अर्थात नगद सौदा या फिशर समीकरण। ये टॉपिक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का है और वैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी में बी पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में चलता है, जिस पेपर फर्स्ट का नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। अपन इस टॉपिक को पढ़े उससे पहले मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खिलसर नागौर। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी और कीमत क्या है। वैल्यू ऑफ मनी यानी अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य से क्या अभिप्राय। मुद्रा का मूल्य का अपन देखें तो क्राउथर ने कहा कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से होता है। इसका मतलब है कि अपन एक अपने पास मुद्रा की इकाई है, उससे अपन कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, उससे अपने खरीदने की कितनी एक मुद्रा की खरीदने की कितनी क्षमता है, वही उसका मुद्रा का मूल्य होता है। जिस प्रकार अपन मुद्रा को वस्तु और सेवाओं को मुद्रा के में मापते हैं, उसी प्रकार अपन मुद्रा को मुद्रा में नहीं माप सकते, इसलिए मुद्रा को अपन वस्तु और सेवाओं के रूप में मापते हैं। इस अपन ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं मुद्रा के मूल्य को कि मुद्रा की एक इकाई के बदले में जितनी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती है वही उसका मूल्य है। जैसे कि कीमत जो अपन यहाँ पे ली है वो एक सामान्य कीमत स्तर लिया है। सामान्य कीमत स्तर का मतलब यह है कि जो वस्तु और सेवाओं का औसत कीमत स्तर, सब वस्तुओं अगर सेवाओं का एक मतलब जो अपन औसत निकालते हैं उसे कहते हैं अपन सामान्य कीमत स्तर। अब अपन देखते हैं कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध है। मुद्रा के मूल्य और वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध जैसे अपन एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लो 1 रुपए में 2 चॉकलेट आती है, और अगर मान लो चॉकलेट की कीमत बढ़ के सामान्य कीमत स्तर बढ़ गया मान लो, और 1 रुपए में अगर एक ही चॉकलेट आए, इसका मतलब है अपने खरीदने की क्षमता कम हो गई। इसका मतलब है मुद्रा का मूल्य कम हो गया। इसका मतलब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है। इसी प्रकार अगर मान लो 1 रुपए में जो 2 चॉकलेट आ रही थी, अगर चॉकलेट की कीमत कम हो जाती है और अगर 1 रुपए में 4 चॉकलेट आने लग जाती है, इसका मतलब अपने मुद्रा का मूल्य है वो बढ़ गया है, क्योंकि खरीदने की क्षमता है वो बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य के बीच में विपरीत संबंध है। अर्थात मुद्रा के मूल्य को अपन 1/p के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी मुद्रा का मूल्य वैल्यू ऑफ मनी इक्वल टू 1/p, या p है वो जनरल प्राइस लेवल अर्थात सामान्य कीमत स्तर को बता रहा है। जहाँ पे अपन मुद्रा के मूल्य की बात करेंगे वहाँ अपन 1/p की बात करेंगे। अब अपन देखते हैं मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत। वैसे मुद्रा के मूल्य निर्धारण के बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन अपन यहाँ मुख्य रूप से देख रहे हैं मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में अपन मुख्यतः 2 समीकरणों का अध्ययन करते हैं। एक फिशर समीकरण या नगद सौदा समीकरण जो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरा है कैम्ब्रिज समीकरण या नगद सेन समीकरण जो अगला टॉपिक होगा, और फिर एक केन्स का सिद्धांत जो अपना इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, और तीसरा फ्रीडमैन का सिद्धांत। फ्रीडमैन का आधुनिक मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है वो अपने सिलेबस में नहीं है। इसके कारण अपन सिलेबस के अनुसार अपने पास 2 ही सिद्धांत पढ़ेंगे। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत जिसके अंतर्गत अपन फिशर समीकरण और कैम्ब्रिज समीकरण पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे अपन केन्स का सिद्धांत। तो अपन चलते हैं, पहले बात करते हैं कि मुद्रा का परिणाम सिद्धांत होता क्या है। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत अपन देखें तो मुद्रा का परिणाम सिद्धांत मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सबसे पुराना सिद्धांत है। अब तक का मूल्य निर्धारण का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1566 में फ्रेंच अर्थशास्त्री जीन बोर्डिन ने किया था, और 20वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इरविन फिशर, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने की थी। अर्थात अपन जैसे बात करेंगे जो अपन इस सिद्धांत में अभी अपना अगला टॉपिक अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे फिशर का और
उसके बाद अपन जो कैम्ब्रिज थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें मार्शल फिगर रॉबर्टसन, इन अर्थशास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की थी और मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के आधुनिक जो सिद्धांत है उसकी विवेचना प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने की। अब अपन देखते हैं मुद्रा का परिणाम सिद्धांत कहता क्या है। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत ये दर्शाता है कि मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होता है, परंतु मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के मूल्य में अप्रत्यक्ष तथा व्युत्क्रमणानुपातिक संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो ये सिद्धांत कहता है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, अगर मुद्रा की पूर्ति डबल हो जाती है तो कीमत स्तर भी डबल हो जाएगा और सिद्ध प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई कीमत स्तर बढ़ जाएगा। अनुपातिक मतलब है कि उसी अनुपात में बढ़ती है जिस परिवर्तन होता है जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति में होता है। जैसे मुद्रा की पूर्ति आधी हो गई तो कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। और यह सिद्धांत ये भी बताता है कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में अप्रत्यक्ष तथा व्युत्क्रमणानुपातिक संबंध यानी विपरीत अनुपातिक संबंध है। अपन सिंपल भाषा में कहें विपरीत अनुपातिक संबंध का मतलब यह है कि अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कीमत स्तर बढ़ने से मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी प्रकार अगर मुद्रा की पूर्ति कम हुई तो कीमत स्तर भी घट जाएगा। कीमत स्तर घटने से अपनी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक, जबकि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में अप्रत्यक्ष तथा विपरीत संबंध होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य घटता है। विलोम से का मतलब है कि अगर मुद्रा की पूर्ति घटती है तो कीमत स्तर भी घटता है और मुद्रा का मूल्य भी घटता है। अब अपन बात करते हैं फिशर समीकरण या नगद सौदा समीकरण। इसमें अपन देखेंगे प्रोफेसर इरिंग फिशर ने 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नगद सौदा दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत को फिशर समीकरण के नाम से भी अपन बोलते हैं। समीकरण से इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने एक जो समीकरण इस सिद्धांत को समझाने के लिए दिया था उसी का पूरे उसके आधार पर ये पूरा सिद्धांत बना हुआ है। इसी कारण इसको फिशर समीकरण या नगद सौदा समीकरण कहते हैं। अब अगर अपन बात करें कि फिशर के अनुसार मुद्रा के परिणाम सिद्धांत का यह कथन सत्य है कि अन्य बातें यदि अपरिवर्तित रहे तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत स्तर में वृद्धि होगी तथा मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। और विलोम से यहाँ पे फिशर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुद्रा अन्य बातें समान रहती है यानी अन्य बातें समान रहने और किसी तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ मुद्रा में और कीमत में परिवर्तन होता है, तो उस दशा में मुद्रा की पूर्ति डबल हो जाएगी तो कीमत स्तर भी डबल हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मुद्रा की पूर्ति आधी हो गई तो कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य डबल हो जाएगा। यानी जो मुद्रा का परिणाम सिद्धांत कहता है वही भी कहते हैं कि वो सत्य है अगर अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें क्या, अभी जो मान्यताएं पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे अगर ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये जो मुद्रा परिणाम सिद्धांत दिया है वो वास्तव में सत्य है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर फिशर ने यह भी कहा कि मुद्रा की मांग केवल क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए की जाती है, यानी मुद्रा को और किसी कार्य के लिए व्यक्ति मांग नहीं करता, सिर्फ वस्तु और सेवाओं के खरीदने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तरह मुद्रा की मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य वहां निर्धारित होता है जहां मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। फिशर ने कहा कि मुद्रा जिस प्रकार अपन वस्तु और सेवाओं का कोई मूल्य है वो कैसे निर्धारित होता है, जैसे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित वहां होगा जहां उसकी मांग और पूर्ति आपस में बराबर होंगे, उस संतुलन स्तर पर संतुलित कीमत का निर्धारण होगा। उसी प्रकार फिशर ने कहा कि मुद्रा का मूल्य भी वहां होगा जहां मुद्रा की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। अब अपन इस फिशर सिद्धांत को अपन पढ़ते हैं और फिशर के सिद्धांत को अपन जो समझ रहे हैं वो मैंने कहा ये समीकरण पर आधारित है और इसका प्रसिद्ध समीकरण है MV=PT। और जहाँ पे भी अपन मुद्रा के परिणाम सिद्धांत अपन देखते हैं और पढ़ते हैं, जैसे अपन आगे
मतलब पिछले साल अपने पढ़ा था रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, उसमें भी अपन ने यही समीकरण प्रयोग किया था। एम वी इक्वल टू पी, यहाँ पर एम का मतलब है मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा का मतलब है चलन में मुद्रा या करेंसी की मात्रा। करेंसी मात्रा नोट और सिक्के जो अपन चलन में होते हैं उनकी मात्रा के बारे में बात की गई। वी का मतलब है चलन वेग, मुद्रा या करेंसी का चलन वेग। प्रचलन वेग या चलन वेग का मतलब यह है कि कोई मुद्रा की एक इकाई एक औसत रूप से एक निश्चित समय अवधि में कितना चलती है। कितना चलने का मतलब है कि अपन एक मुद्रा, जैसे 100 का नोट है, उस 100 के नोट को अपन एक साल में वो कितने वस्तु खरीदने में प्रयोग होता है, उसी को कहते हैं मुद्रा का चलन वेग। जैसे 100 रुपए का नोट अपन किसी दुकानदार से खरीदा, दुकानदार ने ऊपर अपने दुकानदार दिया, उसने ऊपर दिया, ऐसा मान लो अगर 5 बार प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है उस 100 के नोट का चलन वेग 5 होगा। इसके आधार पर ही अपन जो अपन चलन में मुद्रा और सिक्के होते हैं उसका अपन चलन वेग निकालते हैं। उस चलन वेग को अगर एम से गुणा कर देंगे, नोट और करेंसी को गुणा कर दें उनसे, तो अपने को कुल मुद्रा की पूर्ति प्राप्त हो जाती है। पी का मतलब है यहाँ पे सामान्य कीमत स्तर। टी का मतलब है वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा जिसका मुद्रा के माध्यम से विनिमय होगा, यानी जिससे अपन वस्तु मुद्रा से अपन वस्तु और सेवाओं को खरीदेंगे वो कहलाएगी वो। ठीक, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो बता रहा है टी। तो इसका मतलब है कि अपन ये पी टी भाग है वो मुद्रा की मांग को बता रहा है, एम वी भाग है वो जो मुद्रा की पूर्ति को बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर जहाँ पे मुद्रा का मूल्य निर्धारण वहां पे होता है, प्रश्न ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मांग होती है, और मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग वहां पे बराबर होंगे जहाँ एम वी बराबर पी टी होगा। ये एम वी बराबर पी टी, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर अपन इसकी सहायता से अगर अपन देखें तो इस स्थिति में क्या होगा कि पीटी क्या बता रहा है कि सौदों का कुल मूल्य, यानी वस्तु और सेवाओं का कुल कितना मूल्य जो उत्पादन किया उसकी मांग हुई, उसको खरीदने के लिए कुल कितने रुपए की अपने को आवश्यकता होगी यानी मांग होगी। और एमवी का मतलब है कि उन अपन जो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था उनको अपन खरीदने के लिए अपने पास कितनी है वो बताएगा। अगर अपन यहाँ पे कीमत स्तर निकालना चाहें तो अपन टी को उधर ले जाएंगे, पी को एक तरफ रखेंगे तो एम वी अपॉन टी, यानी पी यहाँ पे कीमत स्तर बता रहा है तो अपना कीमत स्तर आ जाएगा, सामान्य कीमत स्तर पी बराबर हो जाएगा एम वी अपॉन टी। और जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि कीमत स्तर का इनवर्स या विपरीत होता है, वो होता है मुद्रा का मूल्य, यानी 1/p बराबर टी अपॉन एम वी। जब पी इनवर्स होगा तो इधर राइट हैंड साइड वाला भी इनवर्स हो जाएगा, वो टी अपॉन एम वी हो जाएगा। यहाँ पे अपन देखें तो इसका मतलब है कि ये जो समीकरण बता रहा है कि अगर मान लो वी और टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अगर मुद्रा की मात्रा डबल हो गई तो कीमत स्तर भी डबल हो जाएगा। जैसे अपन सामान्य कीमत स्तर में यहाँ देखें एम वी अपॉन टी में, तो वी और टी में कोई परिवर्तन नहीं होता तो पी डबल एम डबल होने पर पी डबल, एम आदि होने पर पी भी आधा हो जाएगा, और मुद्रा का मूल्य विपरीत होते ही तो वो उसके विलोम हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि फिशर ने मुद्रा का जो अपना ये समीकरण लिया था इसमें फिर बाद में उसने बैंक मुद्रा को भी शामिल किया था। जो इसमें अपन अभी जो समीकरण देखा था एम वी इक्वल टू पी टी, इसको सौदा नकदीकरण समीकरण कहा जाता है। फिशर ने अपने समीकरण में नकदी समीकरण में बैंक जमाओं को भी सम्मिलित किया था, और उसको अगर अपन बैंक जमाओं शामिल कर लें तो फिशर का जो समीकरण है वो इस प्रकार बन जाएगा एम वी प्लस एम एपिस्ट्रोपिक वी एपिस्ट्रोपिक इक्वल टू पी टी। इसका मतलब अपन अगर बात करें एपिस्ट्रोपिक का मतलब इन्वर्टेड कोमा के तो आप तो एम वी प्लस एम इन्वर्टेड कोमा वी इन्वर्टेड कोमा इक्वल टू पी टी। तो अगर अपन यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे एम एपिस्ट्रोपिक बता रहा है वो बैंक मुद्रा को बता रहा है, यानी बैंक में कितनी मुद्रा रखी, और वी बता रहा है बैंक मुद्रा का चलन वेग को, और एम वी पी टी का अपन पहले पढ़ चुके हैं क्या बता रहे हैं। इसके आधार पर अगर अपन
कि सामान्य कीमत इससे निकालें तो वो ऐसे निकलेगा P इक्वल टू एम वी प्लस एम एपिस्ट्रोपिक वी एपिस्ट्रोपिक अपॉन टी। और अगर अपन यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य निकालेंगे तो वो होगा 1/p इक्वल टू टी अपॉन एम वी प्लस एम एपिस्ट्रोपिक वी एपिस्ट्रोपिक। इस समीकरण से अपने को ज्ञात होता है या अपने को दर्शा रहा है कि मुद्रा की मात्रा का मतलब है चलन में मुद्रा प्लस वेग मुद्रा, और उन दोनों का चलन वेग को अगर उससे गुणा कर दें, जैसे m को अपन v से m एपिस्ट्रोफी को v एपिस्ट्रोफी, तो अपने एक निश्चित समय अवधि में अपने को कुल पूर्ति का पता चल जाएगा कि मुद्रा की कुल पूर्ति कितनी है। और दूसरा अपने को ये जो पीटी भाग है ये अपने को बता देगा कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के शोधों की मात्रा तथा कीमत स्तर का गुणन मुद्रा की मांग को प्रकट करता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे वहाँ पे मुद्रा की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होगी और उसी के द्वारा मुद्रा का मूल्य का निर्धारण होगा। अब अगर अपन देखें इसे समीकरण के आधार पर अपन ये जो प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी से, तो अपन देख रहे हैं कि फिशर के समीकरण में अगर अपन ये जो का अन्य बातें अगर समान रहती है, यानी वी एम एपिस्ट्रोफी वी एपिस्ट्रोफी को टी, और अगर ये स्थिर रहते हैं तो अपन देख रहे हैं कि अगर मुद्रा का अगर मान लो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाएगी, और अगर मुद्रा की मात्रा कमी हो जाती है तो कीमत स्तर में भी कमी हो जाएगी। इसी प्रकार अपन देखेंगे वैल्यू ऑफ मनी में, तो अगर ये टी एम एपिस्ट्रोफिक वी एपिस्ट्रोफिक वी अगर ये स्थिर रहते हैं तो अपन देख रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत जो वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी, और अगर मुद्रा की मात्रा घटती है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। इस प्रकार ये मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को सत्य सिद्ध करते हैं। अब इसको अपन एक उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन देखें तो अपन मान लेते हैं कि m बराबर 1000 है, m एपिस्ट्रोपिक बराबर 500 यानी बैंक मुद्रा 500 है, v बराबर 3 है, चलन मुद्रा का चलन वेग वो 3 है, और जो बैंक मुद्रा उसका चलन वेग 2, t का मान लेते हैं अपन 4000। इसकी सहायता से अगर अपन प्राइस में ये सूत्र रखें और वैल्यू मनी में रखें तो अपने को ऐसा प्राप्त होगा कि 1000 इंटू 3v प्लस 5000 बैंक मुद्रा इंटू 2 उसका चलन वेग अपॉन 4000, तो अपने को मिल जाए 1 रुपये पर गुड, यानी जनरल प्राइस हो जाएगा 1 रुपये पर गुड। इस स्थिति में अपन देखेंगे वैल्यू ऑफ मनी होगा वो भी अपना 4000 अपॉन 1000 इंटू 3 प्लस 5000 इंटू 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको अगर नीचे से भाग देंगे तो ये भी नीचे वाला 4000 होगा, 4000 में 4000 का भाग देंगे तो अपने को 1 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी भी 1 है और प्राइस लेवल भी 1 है। अब अगर मानते हैं अपन इफ द सप्लाई ऑफ मनी इज डबल, यानी मुद्रा की पूर्ति यदि डबल हो जाती है तो क्या होगा कि जो मुद्रा की पूर्ति जैसे पहले 1000 थी वो बढ़ के 2000 हो जाती है। इसमें फिशर ने ये माना कि बैंक मुद्रा और चलन मुद्रा में दोनों के बीच में आनुपातिक संबंध है। आनुपातिक संबंध ये है का मतलब ये है कि अगर बैंक चलन की मुद्रा डबल होती है तो बैंक मुद्रा भी डबल होगी, अगर चलन मुद्रा आधी होती है तो बैंक मुद्रा भी हाफ हो जाएगी। तो इस अनुसार देखें तो अगर मुद्रा की मात्रा जैसे बढ़ गई 1000 से 2000 डबल हो गई है तो बैंक मुद्रा भी 500 से डबल होके 1000 हो जाएगी। इस तरीके से अपन देखेंगे 2000 इंटू 3 यानी 6000 प्लस 1000 इंटू 2 यानी 2000, 6 प्लस 2 8 में 4 का भाग देंगे तो अपने 2 रुपये पर गुड्स आ जाए, यानी जनरल प्राइस लेवल 2 रुपये हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ मनी देखें अपन 1/p, तो अपन देखेंगे 4000 में जब 8000 का भाग देंगे तो 1/2। इसका मतलब अपन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई डबल हो जाती है तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाता है और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाती है। एक और उदाहरण से देखें अगर इसको अपन, तो अगर मान लो सप्लाई ऑफ मनी हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, तो क्या होगा कि प्राइस लेवल अपन देखेंगे आधी होने के मतलब 5000 की आधी होगी 500 इंटू 3, बैंक मुद्रा भी आधी हो जाएगी क्योंकि आनुपातिक संबंध मानना है अपने सिद्धांत में फिशर ने।
तो अपन देख रहे हैं 500 इंटू 3 का मतलब है 1500, 250 इंटू 2 का मतलब है 500, 500 प्लस 1500 हो जाएंगे 2000, 2000 में अगर 4000 का भाग देंगे तो अपने आ जाए 1/2, यानी जनरल प्राइस लेवल आधा हो जाए। इसका मतलब मनी लेवल जो हाफ हो गई है तो प्राइस लेवल भी 1 से कम हो गया, हाफ हो गया। इसी प्रकार अपन वैल्यू ऑफ मनी देखें तो वो 4000 में जब 2000 का भाग देंगे तो इक्वल टू 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 का मतलब ये हो गया कि प्राइस जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डबल हो गई। इसका मतलब है जो मुद्रा परिणाम सिद्धांत दे रहा है वो फिर से समीकरण उससे सत्य सिद्ध कर रहा है। इसको अपन एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे अपन ने इस डायग्राम ए और बी बनाए, ऊपर ए में अपन ने मुद्रा की पूर्ति को ओ एक्सेस पर लिया है और ओ वाई एक्सेस पर ए डायग्राम में अपन ने कीमत स्तर को लिया। और कीमत स्तर में जो ये बीच की जो अपने को पी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एम बता रहा है, ये 45 डिग्री रेखा। 45 डिग्री रेखा होने का मतलब ये है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के बीच में सीधा अनुपातिक संबंध है। सीधा अनुपातिक मतलब है कि कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति डबल होने पर कीमत स्तर भी डबल, मुद्रा की पूर्ति आधी होने पर कीमत स्तर भी आधा होता है। इसका मतलब यह देखते हैं, जैसे माना कि प्रारंभिक में मुद्रा की पूर्ति ओ एम है और उसकी स्थिति में कीमत स्तर भी ओ पी है। अब अगर बढ़ के मुद्रा की पूर्ति ओ एम 1 हो जाती है तो कीमत स्तर भी बढ़ के ओ पी 1 हो जाए। इसी प्रकार अगर कम होकर ओ एम 2 हो जाती है तो कीमत स्तर भी कम होकर ओ एम ओ पी 2 हो जाएगा। दूसरा अगर अपन देखें दूसरे डायग्राम में बी में, तो अपन देख रहे हैं कि अगर मुद्रा की पूर्ति अपन इसमें ओ एक्सेस पर अपन मुद्रा की पूर्ति को लिया है और ओ वाई एक्सेस पर अपन ने वैल्यू ऑफ मनी अर्थात मुद्रा के मूल्य को लिया। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर माना कि स्टार्टिंग में अपनी मुद्रा की पूर्ति ओ एम है तो अपनी मुद्रा का मूल्य है वो ओ 1/p है। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ के डबल हो जाती है, ओ एम 1 हो जाती है, तो मुद्रा का मूल्य कम होके 1/p1 हो जाता है। अगर मुद्रा का पूर्ति कम होकर m2 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ के 1/p2 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि फिशर के समीकरण को अपन एग्जाम्पल की दृष्टि से भी और रेखा चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं कि अगर अन्य बातें समान रहेंगे तो ये सत्य सिद्ध है कि मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में सीधा व अनुपातिक संबंध है, जबकि मुद्रा की पूर्ति और मूल्य स्तर में अप्रत्यक्ष तथा विपरीत संबंध है। अब अपन देखते हैं कि फिशर ने क्या मान्यताएं ली है अपने सिद्धांत में। फिशर की मान्यताएं देखें तो पहले उसने कहा कि पी विनिमय के समीकरण में निष्क्रिय कारक है जो अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उसने फिशर ने यह कहा कि पी है जो खुद किसी को प्रभावित नहीं करता लेकिन वो दूसरों से प्रभावित होता है। दूसरा उन्होंने माना कि जो एम एपिस्ट्रोपिक और एम में है वो अनुपातिक संबंध है। अनुपातिक संबंध का मतलब इनके बीच जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। जिस प्रकार जो अनुपात जैसे मैंने अभी बताया था कि वो डबल होने पर चलन की मुद्रा वो भी मुद्रा है वो डबल हो जाए। जो एक अनुपात है वो स्थिर उसमें उसी अनुपात में स्थिरता बनी हुई रहेगी। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि वी एपिस्ट्रोपिक को स्थिर माना है, यानी दोनों मुद्राओं का वेग मुद्रा चलन मुद्रा के चलन वेग को स्थिर माना है। साथ में एम और एम एपिस्ट्रोप यानी वेग मुद्रा चलन मुद्रा परिवर्तन से ये स्वतंत्र है, यानी चलन वेग का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका। अगला देखें तो टी भी स्थिर है। टी का मतलब है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। टी वस्तु और सेवाओं को इसलिए उत्पादन नहीं की अर्थव्यवस्था में इसने पूर्ण रोजगार माना, इसलिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ नहीं सकता। अन्य कारक इन्होंने जैसे माना कि एम एपिस्ट्रोपिक वी और वी एपिस्ट्रोपिक से स्वतंत्र यानी टी इनसे प्रभावित नहीं होता है। 5 इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सभी सौदे मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं, वस्तु विनिमय बिल्कुल नहीं पाया जाता। उन्होंने कहा कि जितनी भी वस्तु और सेवाएं उत्पादन होती है वो सारी की सारी मुद्रा के माध्यम से खरीदी और बेची जाती है। और 6 उन्होंने माना कि मुद्रा केवल विनिमय के साधन है, इसका कुछ भी भाग संचय नहीं किया जाता, बचा के नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ मुद्रा को वस्तुओं और सेवाओं खरीदने बेचने के लिए प्रयोग करते हैं। और फिर उन्होंने कहा मुद्रा और कीमतों का संबंध दीर्घकालीन पर आधारित है, दीर्घकालीन संबंध है। अल्पकालीन हो सकता है ऐसा संबंध नहीं हो, लेकिन दीर्घकाल में ऐसा संबंध होता है। फिर इन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग सौदों के मूल्य के अनुपात में है, यानी मुद्रा की मांग अपने को कितने रुपए के सौदे करने उसी के अनुपात में होती है। और फिर उन्होंने कहा मुद्रा की पूर्ति
होती है बहिर्जात यानी बाहर से निर्धारित होती है। मुद्रा की मूर्ति है वो अर्थव्यवस्था के अंदर निर्धारित नहीं होती। और अंतिम उन्होंने ये कहा कि यह अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार अस्तित्व की धारणा पर आधारित है, अर्थात इन्होंने अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को माना है। अब अपन ये परिभाषा और सिद्धांत को पढ़ा है, इसके आधार पर अपन इसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं। आलोचनाएं आलोचना अपन देखें सबसे पहले तो चर की निर्भरता। फिर से हमने कहा क्या कि चरों की निर्भरता को मानना नहीं, जबकि वास्तविक रूप से अपन देखते हैं कि चर है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। जैसे कि अभी अपन देखें तो इन्होंने क्या किया कि एम का वी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वी का एम पे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे का प्रभाव है वो सब पे पड़ता है। जैसे मान मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो वी कम हो जाएगा, मुद्रा की पूर्ति घट गई तो वी बढ़ जाएगा। और अपन और भी देखते हैं कि अगर अपन देखें कि टी यानी वस्तु सेवाओं का जो है वो भी परिवर्तन खुद दूसरों को प्रभावित करता है, खुद भी प्रभावित होता है। अगली अपन जैसे इसकी अपन देखें आलोचना तो वो पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता, अपूर्ण रोजगार होता है। जैसे कि अपन देखें कि केन्स ने भी कहा था कि अर्थव्यवस्था तो पूर्ण रोजगार एक आदर्श स्थिति है, उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, वास्तव में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। और तीसरी बात अपन करेंगे ये लंबी अवधि के अवास्तविक अनुपात। जैसे अपने मान्यता ली थी कि अभी देखा था उसमें कि मुद्रा और कीमतों के बीच जो संबंध है वो दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है। तो केन्स ने कहा कि दीर्घकाल में जब अपन सब मर जाएंगे, दीर्घकाल कितनी लंबी समय अवधि उसका कोई निश्चित नहीं है, अपने को अल्पकालीन समस्याओं का समाधान चाहिए, अपने अल्पकाल के लिए चाहिए। तो ये अपने दीर्घकालीन ये वास्तविक अनुमान पर आधारित। चौथा इसमें माना गया वो ये कहा गया कि ये सिद्धांत है वो स्थैतिक सिद्धांत है। स्थैतिक सिद्धांत इसलिए माना कि अपन इसमें पहले ही मान रहे हैं कि वी मतलब बैंक मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा का चलन वेग, बैंक मुद्रा, वस्तु सेवाओं का उत्पादन, इन सब को स्थिर मान ले, इनमें किसी में भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वास्तव में अपन देखते हैं ये चर स्थिर नहीं रहते हैं, ये चर परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि दुनिया गतिशील है और गतिशीलता की अवस्था में इन चरों में परिवर्तन होगा। अगर अपन देखेंगे एक साधारण सत्य समानार्थक धारणा, जो ये समीकरण बता रहा है वो साधारण सत्य या समानार्थक धारणा का मतलब ये है कि भाई अपन जितना खर्च कर रहे हैं, अपन जितना खर्च किया उतने दूसरे को मिला। जैसे मान लो एक दुकानदार ने अपने 100 रुपए वस्तु दी तो एक दुकानदार को 100 रुपए मिले। तो इसका ये जो समीकरण है वो यही बता रहा है कि आप 500 खर्च कर रहे हो तो दूसरे वाले को 500 रुपए मिल रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं बता रहा है, क्यों हो ऐसा संबंध क्यों है, क्या है, ऐसा कोई भी चीज ये नहीं बताई। ये सर्व संसिद्ध है, ये साधारण सत्य उसी बात को कह रहा है। इसका मूल्य अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल धन वे द्वारा किए गए वस्तुओं सेवाओं के खरीद वस्तुओं सेवाओं कुल धन प्राप्ति के बराबर है। और अपन देखें तो अगला जो इसकी आलोचना वो तकनीकी रूप से असंगत। तकनीकी रूप से असंगत है वो प्रोफेसर होम ने बताई। प्रोफेसर होम ने कहा कि जैसे मुद्रा है वो एक स्टॉक की अवधारणा, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है, क्योंकि इसका समय के निश्चित बिंदु पर अध्ययन किया जाता है, जबकि जो चलन वेग है वी है वो एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत मापी जाती है। इसका मतलब वो प्रवाह की धारणा है। तो इन दो जब ये दोनों चीजें क्या है अलग अलग से संबंधित है, जो एक प्रवाह से संबंधित है एक स्टॉक से संबंधित है। इन दो चरों को इन्होंने गुणा करके मुद्रा को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन दो चरों को कैसे गुणा कर सकते हैं, जब ये समान तत्वों को एक साथ गुणा करेंगे तो वो तकनीक दृष्टि से असंगत होगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो सिद्धांत है वो तकनीकी रूप से असंगत है। अगली इसकी आलोचना अपन देखें व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में विफल। इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मंदी के समय क्या होता है कि मुद्रा की पूर्ति अपन बढ़ाते हैं तो भी मुद्रा की कीमतें बढ़ती नहीं, और तेजी के समय अपन मुद्रा की पूर्ति घटाते हैं तो भी कीमतें घटती नहीं है। इसका कारण ये है
वी, यानी मुद्रा का चलन वेग है वो मंदी के समय कम हो जाता है, इसके कारण पूर्ति कम हो जाती है, और तेजी के समय मुद्रा की चलन वेग ज्यादा हो जाता है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसने जबकि इन्होंने वी को स्थिर मान लिया, इसके कारण ये सिद्धांत व्यापार चक्र व्याख्या करने में भी सफल रहा है। अगला देखें अपन इसका, तो ये सिद्धांत एक पक्षीय है। एक पक्षीय इसलिए है कि इस सिद्धांत में मुद्रा के मूल्य निर्धारण में सिर्फ और सिर्फ पूर्ति पक्ष को ध्यान दिया गया, उसके मांग पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने ना मतलब सिर्फ ये कहा एम वी को महत्व दिया, पी टीम में कोई परिवर्तन नहीं माना, इसके कारण ये सिद्धांत एक पक्षीय हो गया। और देखें अपन, तो मूल्य सिद्धांत के साथ मौद्रिक सिद्धांत को एकीकृत करने में विफल, यानी इसने क्या किया, मूल्य सिद्धांत और मौद्रिक सिद्धांत को अलग अलग विभाजित कर दिया। यानी मूल्य सिद्धांत का मतलब है कीमत सिद्धांत, यानी जो वस्तु और सेवाओं कीमत निर्धारण का सिद्धांत है उसको, और जो मुद्रा के मूल्य निर्धारण सिद्धांत को अपन कहते हैं मौद्रिक सिद्धांत। इन दोनों को इन्होंने क्या किया, दोनों विभाजित कर दिया। बोला कि मुद्रा की पूर्ति और मांग का वस्तु और सेवाओं के मूल्य पर रहना व निरपेक्ष मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा केन्स ने बताया था ये दोनों आपस में एक ही करते हैं, नहीं कि अलग अलग एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक तत्वों का वास्तविक तत्वों पर भी प्रभाव पड़ता है और वास्तविक तत्वों का मौद्रिक तत्वों पर भी प्रभाव पड़ता है, और ये इस केन्स ने इसको ब्याज की दर की सहायता से एकीकृत किया था। अगली देखे अपन, मूल्य के संचय के रूप में मुद्रा की अनदेखी। इस सिद्धांत में आपने देखा था कि इसने सिर्फ और सिर्फ मुद्रा वो मांग है वो केवल क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए किया जाता है, संचय के लिए नहीं की जाती। इन्होंने कहा कि मुद्रा का संचय नहीं किया, जबकि अपन वास्तविक रूप से देखते हैं कि लोग मुद्रा को आने वाले देखते हैं कि उसके लिए संचय भी करते हैं, कि जो अपनी सावधानी के रूप में बैंक, चाहे व्यक्ति हो चाहे भ्रमे हो, सभी भी, तो इस कार्य की भी इन्होंने अनदेखी की है। आगे देखें, मुद्रा के वेग की कोई चर्चा नहीं। मुद्रा के वेग की चर्चा नहीं का मतलब यह है कि मुद्रा की मात्रा सिद्धांत मुद्रा के प्रसार के वेग की धारणा पर चर्चा नहीं करता है, न ही इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालता है। ये धन के वेग को स्थिर मानता है और इस प्रकार धन के वेग में भिन्नता को अनदेखा करता जो लंबी अवधि में घटित होती है। अगला देखें तो ये बताता कीमत स्तर के अन्य निर्धारकों के ऊपर, यानी इन्होंने इसने क्या किया कि कीमत स्तर निर्धारक के सिर्फ और सिर्फ उन तत्वों को ले लिया, और भी तत्व होते हैं जैसे निवेश, बचत, बाकी तत्व जो कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं उनको इसने शामिल नहीं किया कि और कौन कौन से तत्व हैं जो कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं, जब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुद्रा को ही मान लिया कि ये ही एकमात्र है जो कीमत स्तर को प्रभावित करता है। इसके कारण भी इसकी आलोचनाएं की गई। और अपन देखें तो एम और पी के बीच कोई प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध नहीं, यानी मुद्रा जब तक पूर्ण रोजगार नहीं होता है तब तक एम और पी यानी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कोई प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध नहीं होता। केन्स ने बताया था कि जब तक पूर्ण रोजगार नहीं होता तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर, मांग बढ़ने पर वस्तु सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, इसके कारण कीमत स्तर में उस गति से वृद्धि नहीं होती है जिस गति से मुद्रा की पूर्ति में, और जब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है उसके बाद में जो मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में है वो अनुपातिक और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। अपन सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अपन देखें तो ये अपने कुछ उसके आलोचनाएं और सिद्धांत अपन ने पढ़ा है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।